हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है इसे ले लेते हैं। BSDC 134 का ब्लॉक 3 ले लेते हैं और यूनिट की बात करते हैं तो 11 है। ठीक है, 11वीं इकाई, 11 इकाई। और खंड जो है 3 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका निबंध साहित्य के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका परिचय ले लेते हैं। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका निबंध साहित्य। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, उनके निबंध साहित्य की विशेषताएं देख लेंगे, थोड़ा सा उनके योगदान पर नजर डाल लेंगे क्योंकि उनका योगदान हिंदी साहित्य पर बहुत ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं जीवन परिचय। लेकिन उसके पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसी वीडियो डालूंगी ना तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती के अगौना गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु काशी में 2 फरवरी 1941 को हो गई थी। प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर और बाद में प्रयाग में हुई। मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से शुक्ल जी ने स्कूल की अंतिम परीक्षा 1901 में उत्तीर्ण की थी। ठीक है, ओके। आगे उनका संपूर्ण अध्ययन स्वाध्याय से हुआ, मतलब उन्होंने जो पूरी पढ़ाई की वो स्वाध्याय से खुद ही पढ़ के की। आचार्य शुक्ल का बचपन अवध क्षेत्र में गुजरा। प्रारंभिक शिक्षा के साथ उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन किया था। तो उर्दू, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी साहित्य का। उनका संपर्क भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण रचनाकार चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन से हुआ था। बहुत फेमस नाम है ये हिंदी साहित्य में, बद्री नारायण प्रेमघन का। प्रेमघन के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं वो, जो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण रचनाकार थे। और उन्होंने भारतेंदु युग के साहित्य को तो जाना समझा ही, समकालीन साहित्य की गतिविधियों से भी वो जुड़े रहे। ठीक है, 1903 और 8 तक शुक्ल जी ने आनंद कादम्बनी, एक आनंद कादम्बनी पत्रिका थी, उसके संपादक रहे। ठीक है, और प्रेमधन जी ने उसमें इनका सहयोग किया था। इस कार्य से उन्हें भाषा और संपादन की समझ विकसित हुई कि भाषा और संपादन किस तरह से किया जाता है। और इसी दौरान उन्होंने साहित्य लेखन का भी प्रारंभ कर दिया था, यानी साहित्य को लिखना भी शुरू कर दिया था। कविता क्या है, निबंध का प्रारंभिक रूप 1909 में सरस्वती में प्रकाशित हो चुका था। कविता क्या है ये नाम था और एक निबंध था। कविता क्या है एक निबंध था, और जो 1909 में सरस्वती एक पत्रिका थी जिसमें उन्होंने प्रकाशित किया था। स्कूली शिक्षा समाप्त होने के कुछ महीनों के बाद 1904 से 1908 तक वे लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के शिक्षक रहे हैं। इस तरह शुक्ल जी के लेखन की दिशा तय करने में मिर्जापुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी मिर्जापुर के जीवन का। ठीक है, ओके। 1908 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मिर्जापुर से काशी आ गए थे और यहाँ उन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा में निर्मित होने वाली हिंदी शब्द सागर की महत्वाकांक्षी परियोजना में सहायक संपादक का दायित्व सौंपा गया था। और उनकी उम्र उस समय 24 से 25 वर्ष थी और इसके बाद सारा जीवन काशी में ही बीता। और इस कोर्स के प्रधान संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। ठीक है ना, ओके, चलिए ठीक है। और जो कोर्स था वो 1927 में पूरा हो गया था और इस कोर्स की लंबी भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। यह भूमिका बाद में परिवर्तित रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो जो कोर्स लिखा गया था, ठीक है ना, वो सब लोगों ने मिलकर लिखा, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी। और बाद में उसको परिवर्तित कर दिया गया उसका रूप, और उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रख दिया गया। ठीक है, ओके। और सारे लेखक किसी न किसी रूप से सभा से जुड़े हुए थे और उस समय हिंदी की प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज पर कार्य भी जोर शोर से चल रहा था। और सभा में उन सब पर चर्चा हुआ करती थी और इन चर्चाओं में शुक्ल जी भाग लिया करते थे। तो शब्दकोश के निर्माण के लिए भी विद्वानों में शब्दों को लेकर चर्चा चला करती थी। शब्दकोश यानी हिंदी के नए नए शब्द बनाए जाए, उनके क्या अर्थ निकले। ठीक है ना, तो इसमें श्याम सुंदर दास ने लिखा था कि इस कोर्स के कार्य के आरंभ से लेकर अंत तक पंडित रामचंद्र शुक्ल का संबंध रहा है और उन्होंने इसके लिए जो किया है विशेष रूप से उल्लिखित योग्य है, उल्लिखित करने योग्य है। ठीक है, तो ये उनका संक्षिप्त परिचय यदि पूछते हैं तो आप बड़े आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1919 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल चयन काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में हो गया। उस समय वो यहाँ पे हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और उस समय शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर परियोजना के सहायक संपादक भी थे और साथ ही साथ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी थे। ठीक है, ओके, चलिए। 1937 में श्याम सुंदर दास के निधन के बाद आचार्य शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और फिर जीवन पर्यंत 1941 तक जो है वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। तो ये हो गया उनका संक्षिप्त जीवन परिचय।
2 फरवरी 1941 को हृदयगत के रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य सर्जन क्या है? साहित्य में उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने क्या विकास किया, क्या योगदान दिया? ठीक है ना। आविष्कार एक तरह से होता है निर्माण करना। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत है कि हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल का वही महत्व है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो हिंदी साहित्य में उपन्यासकार प्रेमचंद्र का और कवि निराला का है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के सबसे समर्थ हस्ताक्षर हैं। उनकी आलोचना को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो मिर्जापुर का दौर था, जब मिर्जापुर में थे। दूसरा यहाँ पर काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी में नागरी प्रचारणी सभा के समय भी वो वहां पे थे, और हिंदी विभाग और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का युग। 3 उनके दौर थे, 3 हिस्सों में इनको बांटे गए थे। और उनके लेखन का प्रारंभ जो है वो मिर्जापुर में ही हो गया था, और उस समय उनकी कुछ कविताएं, लेख और अनुवाद प्रकाशित हुए थे। तो 1903 में उनकी एक कहानी प्रकाशित हुई थी, 11 वर्ष का समय। और हिंदी कविता के इतिहास पर चर्चा करते हुए विद्वान लोग इस कहानी की भी चर्चा करते हैं। और 1901 के आसपास उनके लेख तत्कालीन प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होने लगे थे। हम लोग ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ओके, राइट। नागरिक प्रचारणी सभा में आने के पश्चात भी शुक्ल जी का लेखन कार्य बदस्तूर जारी रहे। नागरिक प्रचारणी सभा में आने के बाद भी वो लिखते रहे, और हिंदी भाषा के विकास के लिए स्थापित काशी नागरिक प्रचारणी सभा का हिंदी आलोचना विकास में भी उनका योगदान था। तो हिंदी आलोचना विकास में योगदान के लिए जाने जाते हैं। सभा ने प्राचीन साहित्य को खोज निकालने का कार्य तो किया ही था। किस सभा ने? नागरिक प्रचारणी ने। और साथ ही हिंदी भाषा का व्याकरण, हिंदी शब्दकोश और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने लिखाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इसके साथ साथ सभा की अपनी पत्रिका निकलती थी, और 1909 से 1914 तक आचार्य शुक्ल नागरिक प्रचारणी पत्रिका में संपादक बने रहे। इंपॉर्टेंट शब्द हो सकता है नागरिक प्रचारणी, ठीक है ना। और हिंदी शब्द सागर की लंबी भूमिका में सन 1927 में हिंदी भाषा का विकास शीर्षक से लिखी, जो आगे चलकर हिंदी साहित्य का इतिहास की आधार बनी। ओके, राइट। और इस तरह विश्व प्रपंच की भूमिका एवं वैज्ञानिक ग्रंथ का अनुवाद किया, और इस दौर में शुक्ल जी अनुवादक के रूप में भी सक्रिय रहे। ठीक है, राइट, ओके। तीसरे दौर में शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में आ गए थे, और यहाँ आकर उन्होंने हिंदी के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तरीय पाठ सामग्री के निर्माण, संपादन और लेखन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, भ्रमर गीत सार जैसी ग्रंथावली, ओके, और संपादन और उनकी लंबी भूमिकाएं भी इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य थी। ठीक है, ओके। चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, यह एक ग्रंथ है, और यह ग्रंथ पहली बार 1929 में प्रकाशित हुआ था, और इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1941 में हुआ था। शुक्ल जी की कामना थी कि मुझे अपने साहित्य का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना था। और साहित्य का इतिहास संबंधी अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते उन्होंने लिखा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और तभी निश्चित होता है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। यानी जनता की जो सोच होती है, जो उसका मन होता है, उसी के साथ में साहित्य लिखा जाता है। अगर जनता की सोच और मन में, विचार में उसके परिवर्तन आते हैं, तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और आदि से अंत तक निश्चित वृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ सामंजस्य दिखाना भी साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, राइट, ओके। इसके साथ ही शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रभाव से भी मुक्त किया, और हिंदी का अपना व्यवस्थित शास्त्र निर्मित किया। हिंदी पहले संस्कृत में जोड़कर लिखी जाती थी, तो उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों को अलग कर दिया, और हिंदी का एक अपना अलग शास्त्र निर्मित किया। और रस मीमांसा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का। और इसी तरह संस्कृत काव्य शास्त्र में जो कमियां रह गई थी, उनकी पूर्ति करने का प्रयास भी उन्होंने किया, और चिंतामणि भाग 1 के निबंध को इस दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया उनका जो आपके रामचंद्र जी हैं, उनका साहित्य सर्जन क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, उन्होंने क्या किया साहित्य के लिए। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध की साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, साहित्य सर्जन और उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध साहित्य उनकी पुस्तक चिंतामणि में संकलित है,
और इस पुस्तक का प्रकाशन 1939 में हुआ, वे जब जीवित थे। और पहले इस पुस्तक का नाम विचार बीथी था, जिसे शुक्ल जी ने बदल दिया। और इस संकलन में भाव और मनोविकार संबंधी 10 निबंध और 7 अन्य निबंध थे। किसमें? विचार बीथी, इसका नाम बदल के चिंतामणि कर दिया था। तो 10 निबंध और 7 अन्य निबंध थे, और इसमें प्रारंभिक 10 निबंध की ललित निबंधों की श्रेणी में आए गए थे, और शेष जो थे काव्य शास्त्र और आलोचना से संबंधित थे। ठीक है। शुक्ल जी के मृत्यु के बाद उनके 3 अन्य निबंधों को शामिल करके एक नया संकलन तैयार किया गया, उसे चिंतामणि भाग 2 का शीर्षक दे दिया गया। ठीक है। तो शुक्ल जी की मूल पुस्तक का शीर्षक बदलकर भाग 1 चिंतामणि भाग 1 कर दिया गया। उनके मृत्यु के बाद जो दूसरी बनाई गई, उसको चिंतामणि भाग 2 कर दिया गया। ओके, राइट। तो यहाँ पे है जैसे शोधकर्ताओं ने शुक्ल जी के कुछ और निबंध खोजे, ठीक है ना। फिर जैसे यहाँ पर और चीज देख लीजिए कि 1983 में शुक्ल जी के प्रकाशित 21 निबंधों को मिलाकर चिंतामणि भाग 3 भी कर दिया गया, पुस्तक तैयार कर दी गई। चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 हो गया। और कुछ अंग्रेजी निबंधों का हिंदी अनुवाद किया और चिंतामणि भाग 4 पुस्तक तैयार की। तो इस पुस्तक में उनके कुल 47 निबंध शामिल किए गए, और इसका संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया, और पुस्तक 2002 में प्रकाशित हुई। और इस तरह उनके कुल 89 निबंध हुए थे। ठीक है। तो शुक्ल जी के जो निबंध थे वो 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला मनोविकार संबंधी ललित निबंध, ठीक है, और दूसरा आलोचनात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह के निबंध शामिल किए जा सकते हैं, और इनका अध्ययन शुक्ल जी ने आलोचना और काव्य शास्त्रीय चिंतन के भीतर किया था। और निबंध साहित्य के अध्ययन में भाव और मनोविकार संबंधी निबंधों का अध्ययन होता है, होना भी चाहिए। ठीक है ना। तो आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि की एक अति संक्षिप्त भूमिका लिखी थी, और इस भूमिका में उनके निबंधों की कुछ विशेषताएं उन्हें स्वयं ही बता दी थी। तो भूमिका को शुक्ल जी ने निवेदन के रूप में कहा। विशेषताएं देखिए कि भूमिका को शुक्ल जी ने निवेदन के रूप में कहा। उन्होंने लिखा कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, और यात्रा के लिए निकलती रही है। बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर अपना रास्ता निकलती हुई बुद्धि जहां तक मार्मिक एवं भाव आकर्षक स्थलों पर पहुंचती है, वहां हृदय थोड़ा बहुत रमता है और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। तो ये कुछ विशेषताएं तो यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, ऐसी किसमें विशेषताएं क्या थी। लेकिन हाँ, इन निबंधों का जो विषय है, जैसे शुक्ल जी ने प्रदेश की संज्ञा दी है, हृदय में स्थित भाव और मनोविकार है, लेकिन इसका लेखन, विश्लेषण और मूल्यांकन बुद्धि द्वारा किया गया, अर्थात अंतिम विश्लेषण में निबंध बुद्धि प्रधान कहे जाएंगे। तो यहाँ पे से कुछ विशेषताएं तो निकल नहीं रही है, विशेषताएं इनमें से हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेते हैं। कुछ विशेषताएं एक मैं अलग ही लेके आऊंगी, यदि इसमें नहीं मिल पाता है तो। ये आचार्य शुक्ल के निबंधों की विशेषताएं जानने से पूर्व, मतलब अभी यहाँ पे निबंध नहीं बताया गया है, जान लेना चाहिए कि निबंध क्यों लिखे। तो दरअसल आचार्य रामचंद्र शुक्ल शाही सिद्धांतों के जानकार और व्याख्याकार के साथ साथ सिद्धांतों के सर्जक थे। ठीक है, सर्जक थे। और उन्होंने विस्तार के साथ संस्कृत काव्य शास्त्र का गहन अध्ययन भी किया था, और संस्कृत आचार्यों के बीच भारत के रस सूत्र का गहन मंथन किया था। और भारत का सूत्र है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके क्या विशेषताएं, देख लेते हैं यदि हमें मिल जाती हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो अभी विशेषताएं नहीं दिख रही हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुझे लाना पड़ेगा इसे। चलिए, यहाँ पे विशेषताएं तो नहीं दिया है, देखते हैं शायद। वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी निबंध साहित्य के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्व बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वही है हिंदी साहित्य निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान या फिर जो महत्व है, एक ही चीज होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया था, अर्थात इस दौर में गद्य की विभिन्न विधाओं का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ था और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। और उन्होंने कहा भी था कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, और भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव होता है। मतलब कि आधुनिक काल की सबसे प्रभावशाली विधा निबंध है। और हालांकि मात्रा की दृष्टि से पाठकों की संख्या उपन्यास और कहानी की अधिक है, लेकिन भाषा के महत्व की दृष्टि से कथेतर, गद्य विधा, निबंध महत्वपूर्ण है। ठीक है ना।
शुक्ल जी ने यह भी कहा था कि निबंध तो उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो, अर्थात किसी भी गद्यांश को पढ़कर हम कह सकते हैं कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का या राम वृक्ष बेनीपुरी का लेखन है। तो व्यक्तिगत विशेषता का मतलब ये नहीं है कि उसके प्रदर्शन के जरिए विचारों की श्रृंखला रखी जाए। यहाँ पे शैली को विशेष स्थान दिया गया है कि ऐसी शैली, ऐसी भाषा होनी चाहिए कि पढ़ने के बाद हम उसको समझ ले कि किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब ये किसकी शैली है, किसकी शैली में ये निबंध लिखा गया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे सारांश भी आ गया है। उनका ये जन्म है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर और 1884 को बस्ती के अगौना गांव में हुआ था। शिक्षा मिर्जापुर में हुई थी। ठीक है ना, ओके। इसमें विशेषताएं नहीं है, हम आपके लिए विशेषताएं जो है ना हम अलग से ढूंढ के लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विशेषताएं तो दी नहीं है और हमारा लेसन जो है नेक्स्ट आ गया है, तो उसको देखना पड़ेगा विशेषताओं को। मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन साहित्य का सर्जन और हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान है, वेरी वेरी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर जो है अब एक वो भी दे दी गई है आचार्य शुक्ल जी का, एक वो भी दे दिएगा लोभ और प्रीति निबंध है। ठीक है, उन्हीं क्या है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। इसमें अंतर्वस्तु और विश्लेषण देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।